नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर और रवीश कुमार को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। पालघर मामले पर एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार बोले, एआईटी सेल वाले मुझे गाली क्यों देने लगते हैं। इस मामले पर रवीश कुमार का लंबा चौड़ा पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें, 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मुसलमानों के इलाज पर पाबंदी लगाने वाले अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी के जनसंपर्क कार्यालय पर प्रशासन ने छापा मारा है। इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। एक एक कर इन सभी महत्वपूर्ण आज दिन भर की ताजा मुख्य बड़ी खबरें, तमाम टॉप ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण खबरें के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको रवीश कुमार के लिखे हुए उस पोस्ट के बारे में बताते हैं जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही आप रवीश कुमार को निष्पक्ष पत्रकार मानते हैं तो कमेंट कर लिखिए, रवीश कुमार की जय हो। तो देर ना करते हुए सबसे पहले आपको रवीश कुमार के उस पोस्ट के बारे में बता देते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की मामूली लिंचिंग हुई है। इस मामले में पुलिस ने 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही इन सभी गिरफ्तार आरोपियों को 30 अप्रैल तक पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। लेकिन अब इसी मामले को लेकर राजनीति बहुत ही हद तक गर्मा गई है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर काफी बहस चल रही है। इसी कड़ी में एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को भी लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल किया है। इसी ट्रोल पर रवीश कुमार ने उन ट्रोलर्स को कड़ा जवाब दिया है। कड़ा जवाब देते हुए लिखा है, अगर कहीं घटना हुई है तो उसे लेकर मुझे गाली क्यों देने आते हैं। क्या मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हूँ? वैसे घटना नहीं भी होती है तो IT सेल की फैक्ट्री मुझे गाली दे रही होती है। यह भी एक किस्म का लिंच मॉब है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं तो बहुत सी चीजों पर नहीं लिखता हूँ, जब सही बात लिख देता हूँ तब भी ये गाली देने आते हैं। इनकी फैक्ट्री मेरे नाम से चलती है। इन्हें हर वक्त सांप्रदायिकता की तलाश होती है ताकि अपनी सरकार के झूठ पर पर्दा डाल सके। रवीश कुमार ने आगे लिखा है कि यह घटना शनिवार की है। उस दिन मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रविवार की शाम अचानक सांप्रदायिकों का समूह मुझे गाली देने लगा। तब तक मुझे इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने आगे लिखा है कि लोग अनाप शनाप गालियां देने लगा कि मैं चुप क्यों हूँ। अखलाक का जिक्र करने लगा। पहले खुद नहीं बताते कि अखलाक की हत्या की निंदा की थी या नहीं, लेकिन इनके मन में गुस्सा है कि मैंने निंदा कर कोई अपराध कर दिया। मैंने तो सुबोध कुमार सिंह की हत्या की भी निंदा की थी। एआईटी सेल वाले इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के इंसाफ के लिए अभियान क्यों नहीं चलाते हैं। रवीश ने आगे लिखा है कि मुझे लगता है कि IT सेल का सांप्रदायिक गिरोह कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के लिए आवाज उठा रहा होगा। बिहार भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अपने बेटे को वहां से मंगा लिया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाकी छात्रों को नहीं आने दे रहे हैं। यह कहकर कि वे ताबंदी के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो फिर अपने सहयोगी दल के विधायक को कोई नैतिक संदेश देंगे। किसी IT सेल वाले ने मुझे चैलेंज नहीं किया कि इस पर क्यों नहीं लिख रहे हैं। रवीश कुमार का कहना है कि अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसे लेकर मुझे गाली क्यों देने आते हैं। ना तो मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ और ना ही मुख्यमंत्री हूँ। उनका कहना है कि वैसे भी अगर कोई घटना नहीं होती है फिर भी IT सेल की फैक्ट्री मुझे लगातार गाली दे रही होती है। इस तरह से रवीश कुमार ने ट्रोलर्स को कड़ा जवाब दिया है। अब रवीश कुमार का यह फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही कई चीजों पर रोक लगा दी गई। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है, जो कि 3 मई तक चलेगा। लेकिन इसी बीच तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। तेलंगाना सरकार ने फैसला बीते रात को एक कैबिनेट मीटिंग में लिया है। मीटिंग में फैसला लिया गया कि 5 मई को राज्य के हालात का जायजा लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के पहले फेज के दौरान तेलंगाना ने सबसे पहले लॉकडाउन को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक किया था, लेकिन PM मोदी ने संपूर्ण देश में लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया था। अब इसी को लेकर तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य तेलंगाना में लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया है। इसके साथ ही तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है। तेलंगाना में अब आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से फूड डिलीवरी नहीं मंगा सकते हैं। इस पर तेलंगाना सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दिया है। हालांकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। तेलंगाना के अलावा किसी भी राज्य में आप ऑनलाइन फूड की डिलीवरी मंगवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिटी सेंटर में
मुसलमानों के इलाज पर पाबंदी लगाने वाले अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि देश में इस महामारी के खिलाफ जंग जारी है। देश भर में कोरोना के खिलाफ लोग मिलजुल कर खड़े होने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अस्पताल से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ के एक निजी अस्पताल ने मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को कोरोना महामारी का खतरा बताकर उनके इलाज पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही अस्पताल ने इस संबंध में अखबार में एक विज्ञापन भी दे डाला था। सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था। अब इसको लेकर अस्पताल के खिलाफ वहां की पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें कि इस विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध होने के बाद उक्त हॉस्पिटल ने आज दूसरा विज्ञापन छाप कर कहा है कि उसे अपने पहले विज्ञापन पर खेद है। पहले 17 अप्रैल को एक अखबार में विज्ञापन दिया गया। इसके बाद 18 अप्रैल को दूसरा विज्ञापन देकर हॉस्पिटल ने माफी मांगी। हालांकि उस हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हॉस्पिटल ने अखबार में विज्ञापन देकर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया था। विज्ञापन में कहा गया था कि तबलीगी जमात के संक्रमित लोगों को देश भर के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन यह लोग डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। विज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए हमारा अस्पताल धर्म विशेष के भाइयों से अनुरोध करता है कि अगर उन्हें हॉस्पिटल आना हो तो खुद और एक तीमारदार की जांच कराएं। जांच रिपोर्ट निगेटिव हो तभी अस्पताल आएं। विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी जारी रहने तक यह नियम प्रभावी रहेगा। हालांकि हॉस्पिटल के इस विज्ञापन पर काफी ज्यादा हड़कंप मचा। मामला बढ़ता देख अस्पताल ने माफी मांग ली है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेठी में राहुल गांधी के जनसंपर्क कार्यालय पर प्रशासन ने छापा मारा है, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में राहुल गांधी के जनसंपर्क कार्यालय पर बीते शाम प्रशासन ने छापा मारा था और वहां पर राहत सामग्री की जांच पड़ताल की थी। इस घटना के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि गौरीगंज जिला कांग्रेस कार्यालय में बिना कारण और बिना वारंट प्रशासन छापा डालने पहुंचा। शायद राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अमेठी की जनता को दी जा रही मदद योगी सरकार को हजम नहीं हुई। उन्होंने आगे लिखा है कि राजनीति छोड़ें, मिलकर मदद करें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह ने भी ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि स्मृति ईरानी, आप भूल कर रही हैं। आपने खुद को अपने मंत्रालय से अमेठी को कुछ दिया नहीं, और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मदद कर रहे हैं तब अधिकारियों से छापा मरवाया जा रहा है। उन्होंने कहा यह सामान अमेठी की उस जनता के लिए है जो कांग्रेस के परिवार जैसी है। छापा मारने वाले अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के एक अन्य नेता का कहना है कि कोरोना वायरस संकट की इस घड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के निर्देश पर अमेठी कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस साथी अमेठी के लोगों की मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अनिल सिंह का आरोप है कि कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर स्मृति ईरानी ने अमेठी के केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पर स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा छापेमारी करवाकर घटिया हरकत की है। उनका कहना है कि स्मृति ईरानी ने स्वयं सांसद होते हुए भी सदैव अमेठी की जनता का उपहास एवं अपमान ही किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही आज देश के एक साथ खड़े होने की बात करते हों, लेकिन उनकी मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही एवं बदले की भावना से ही काम करती आई हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को राहुल गांधी ने 1 ट्रक गेहूं, 1 ट्रक चावल और 4 अप्रैल को 20,000 मास्क, 12,000 सैनिटाइजर, 10,000 साबुन और 17 अप्रैल को 5 ट्रक चावल, 5 ट्रक आटा, 1 ट्रक दाल और अन्य राहत सामग्री जरूरतमंदों की मदद के लिए अमेठी भिजवाई थी। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी पर राहुल गांधी के जनसंपर्क कार्यालय पर प्रशासन द्वारा छापा मरवाए जाने का आरोप लगाया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार से कांग्रेस ने बड़ी मांग की है। कहा है कि हर जनधन पेंशन और पीएम किसान खाते में 7,500 रुपए डाले जाए। कांग्रेस ने मोदी सरकार से हर जनधन खाते, प्रधानमंत्री किसान खाते और बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग के पेंशन खाते में 7,500 रुपए भेजने की मांग की है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना वायरस के चलते गरीब लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। ऐसे में वो 2 वक्त की रोटी खा सकें, इसके लिए सभी जनधन खाते में सरकार की तरफ से 7,500 रुपए तुरंत भेजे जाने चाहिए। आपको देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 दिन पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक विचार विमर्श समूह का गठन किया था, जिसमें राहुल गांधी, पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस के कुल 11 नेता थे। मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज इस समूह की पहली बैठक हुई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तमाम खातों में केंद्र सरकार को 7,500 रुपए भेजे जाने चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी न्याय योजना लेकर आए थे, जिसमें लगभग 25 करोड़ गरीब लोगों के खाते में कांग्रेस की सरकार बनने पर 7,500 रुपए भेजे जाने थे।
लेकिन कोरोना महामारी पर जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा था कि भले ही नया योजना का नाम बदल दीजिए, लेकिन गरीब लोगों के खाते में 7,500 रुपए मोदी सरकार को भेजने चाहिए। और आज ही विचार विमर्श कमेटी ने इस बात पर काफी जोर दिया है। जोर देते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान खाते, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग के पेंशन खाते में मोदी सरकार 7,500 रुपए भेजने की आग्रह किया है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि ICMR ने हमें गड़बड़ किट्स दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, इस घातक वायरस ने जहां पूरे भारत और विश्व में तबाही मचाना जारी रखा हुआ है, वहीं पश्चिम बंगाल में इसे लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। यहाँ कई स्वास्थ्य समुदाय और विपक्षी पार्टी दावा कर रही है कि राज्य बहुत कम मामले की जानकारी दे रहा है, क्योंकि संक्रमण के लिए बहुत कम आबादी की जाँच की जा रही है। इसी बीच प्रदेश में CM ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी की पार्टी ने ट्वीट कर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने उन्हें खराब टेस्टिंग किट मुहैया कराई है, जिसके चलते टेस्टिंग में देरी हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि यह खबर मिलने तक ICMR ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ट्वीट में कहा गया है कि ICMR द्वारा सप्लाई किए गए खराब टेस्ट किट बार बार गलत नतीजे दे रहे हैं, जिस कारण मरीजों के इलाज में देरी हो रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी विधायक को मिला विशेष पास तो तेज प्रताप ने नीतीश कुमार को दी चेतावनी। कहा आम और खास में फर्क हुआ तो। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लेकर बिहार की सियासी समीकरण गर्म हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने को लेकर लॉकडाउन का उल्लंघन बताया था, लेकिन इसी बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी विधायक को अपने कोटा में फंसे बेटे के लिए पास जारी होने पर बवाल मच गया है। RJD प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के बाहर फंसे गरीब मजदूरों, छात्रों को लाने के नाम पर नीतीश कुमार जी लॉकडाउन के मर्यादों का ज्ञान दे रहे थे और दूसरी तरफ चुपके से सत्ताधारी दल के विधायक को विशेष परमिशन देकर उनके पुत्र को कोटा से नवादा ला रहे हैं। यदि आम और खास के बीच फर्क हुआ तो महाभारत होगा। वहीं इसी मामले को लेकर नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। इस मामले को लेकर प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ होगा। अब उन्हीं की सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को कोटा से अपने बेटे को लाने के लिए विशेष अनुमति दी है। नीतीश कुमार जी, अब आपकी मर्यादा क्या कहती है? बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि मैं वादा करता हूँ कोरोना संकट खत्म होते ही आपको घर पहुँचाऊंगा। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में 20 अप्रैल से ढील दी गई है, जिसके तहत कुछ व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियां शुरू होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम 20 तारीख से कुछ उद्योग और वित्तीय गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। कोरोना संकट से बाहर आने के बाद हम वित्तीय संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए हम कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित तरीके से शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि अच्छी बात यह है कि हमारे कई जिलों में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है। उनका कहना है कि हम ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले कुछ इंडस्ट्री को भी शुरू करने की इजाजत देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों से मैं वादा करता हूं कि कोरोना संकट खत्म होते ही महाराष्ट्र सरकार आपको अपने घर पहुंचाएगी और हम चाहते हैं कि आप खुश होकर घर जाएं, डर कर नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि हम केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक समाधान निकलेगा। आप लोग चिंता मत करिए, हम धीरे धीरे महाराष्ट्र में काम शुरू कर रहे हैं। अगर यह संभव है कि आप काम पर वापस आ सकते हैं तो आप अपनी रोजी रोटी जारी रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने पर GST वसूलना गलत। कोरोना से निपटने के लिए टैक्स फ्री होना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सरकार से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों से GST हटाई जाए। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरण GST मुक्त की जाए। राहुल ने कहा कि बीमारी और गरीबी से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर GST वसूलना गलत है। इन सब को GST मुक्त करने की मांग पर हम डटे रहेंगे। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस कोरोना के खिलाफ जरूरी मेडिकल उपकरणों को GST मुक्त करने की मांग के पक्ष में इन दिनों ट्विटर पर #GST फ्री कोरोना अभियान भी चला रही है। राहुल गांधी ने सरकार से मांग किया कि इस बुरे वक्त में देश की जनता से इन चीजों पर टैक्स न वसूला जाए। उनका कहना है कि जो भी मेडिकल उपकरण इस बीमारी से बचाव के साधन है उनको टैक्स फ्री करना चाहिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल
मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।